हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे वांगशियान शॉर्ट एफएफ क्रेविंग फॉर लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वेवुशियान को गोली लग गई थी, मगर वह किसी तरीके से खुद को घसीटता हुआ कार पार्किंग एरिया में ले जाता है, जहां पर उसे वांगजी नजर आता है। वह वांगजी को अपने पास बैठने के लिए कहता है। अब आगे वांगजी को बहुत तेज चोट लगा, मगर वेवुशियान का इस पर ध्यान नहीं गया। पर वांगजी को गुस्सा आ रहा था। उसे लगा उसकी पीठ वहीं टूट जाएगी। वह गुस्से में वेवुशियान को कुछ कहने ही वाला था कि वेवुशियान की आवाज ने उसका दिल चीर कर रख दिया। प्लीज वांगजी, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाइए ना। अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो चले जाइएगा, पर अभी प्लीज थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाइए ना। मरने वाले की लास्ट विश सभी पूरी कर देते हैं, आप भी कर दीजिए ना प्लीज। और उसने लान वांगजी के कंधे पर अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली, या उसकी आंखें बंद हो रही थी। वांगजी घबरा गया। उसने घबराते हुए वेवुशियान को हिलाया, मगर अब वेवुशियान की आंखें नहीं खुल रही थी। वांगजी ने कहा, वेवुशियान उठिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर। तभी एक आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है। सामने से साओ सिंचन दौड़कर आ गया था। उसने हैरानी से वेवुशियान की तरफ देखा और फिर वांगजी की तरफ, और वांगजी से कहा, ये तो वही माफिया है। वांगजी ने कहा, इसे गोली लगी है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना है। कहते हुए उसने वेवुशियान को अपनी गोद में उठा लिया और साओ सिंचन ने पास में पड़े हुए मोबाइल और उस कट को उठाते हुए कहा, ये माफिया है वांगजी, तुम्हें पता है ना। वांगजी का साओ सिंचन की बातों पर कोई ध्यान नहीं रहा। उसने कहा, सुयांग को कॉल करो और सबसे पास वाले हॉस्पिटल में वेवुशियान के इलाज का अरेंजमेंट कराओ, और हाँ, ध्यान रहे किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। साओ सिंचन ने कहा, ठीक है, और फिर उसने किसी को कॉल लगा दिया। तब तक वांगजी वेवुशियान को लेकर कार में बैठ गया था। साओ सिंचन भी आता है और वह ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। फिर वह चलने लगता है। तभी साओ सिंचन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था ऑल डन, और साथ में एक हॉस्पिटल का लोकेशन भी दिया था। साओ सिंचन उसी तरफ कार ड्राइव करके जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह एक हॉस्पिटल के सामने आता है। सुयांग पहले से ही वहां मौजूद। उसने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी थी, जिससे किसी को भी नहीं पता चल पाता कि किस पेशेंट को अंदर लाया गया है। साओ सिंचन और वांगजी वेवुशियान को स्ट्रेचर पर लिटाकर ओटी रूम में ले जाते हैं। वांगजी ओटी रूम के बाहर खड़ा हुआ था। अंदर डॉक्टर वेवुशियान का इलाज कर रहे थे। उसकी गोलियां निकाल दी गई थी, मगर अभी वो खतरे से बाहर नहीं था। डॉक्टर जब आता है तब वांगजी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर, वो कैसा है। डॉक्टर ने कहा, आप सही समय पर उन्हें यहाँ पर ले आए। उनकी गोलियां निकाल दी गई हैं, मगर अभी वो खतरे से बाहर नहीं है, जब तक कि उनको होश ना आ जाए, क्योंकि उनका ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है। वांगजी कुछ नहीं कहता है, मगर डॉक्टर की बात सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके मन से बस यही आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ प्लीज़ गॉड, उसे कुछ मत होने देना। वहीं सुयांग और साओ सिंचन भी वांगजी के अगल बगल खड़े थे। वांगजी को पहली बार इतना हाइपर होते देख दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, और फिर वांगजी की तरफ। सुयांग ने कहा, वांगजी रिलैक्स, इतने परेशान क्यों हो, वो अजनबी है ना तुम्हारे लिए। वांगजी ने सुयांग को घूर कर देखा और कहा, वो अजनबी न जाने क्यों मुझे अपना सा लगता है, और मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो। इसके साथ ही वह हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। पास के ही एक गार्डन में जाकर बैठ गया। उसके आसपास गार्ड थे, मगर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी साओ सिंचन उसके पास आता है और कहता है, वांगजी अंदर चलो, कब तक तुम यूं ही ऐसे बैठे रहोगे। वांगजी ने कहा, जब तक मुझे उसकी न्यूज़ नहीं आती है, मेरी हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। तभी सुयांग, जो कि वहाँ पर आ चुका था, उसने कहा, तुम पहले तो ऐसे कभी नहीं टूटे थे,
वांग जी ने कहा पता नहीं क्यों, पर मैं उसे खोना नहीं चाहता। इस साओ सिंचन ने कहा कहीं तुम्हें पहली नज़र वाला प्यार तो नहीं हो गया है। वांग जी ने कहा साओ तुम भी ना। साओ सिंचन ने कहा ठीक है, तुम यहीं बैठे रहो, हम हॉस्पिटल के अंदर जाकर बाकी चीजें देखते हैं। इसके बाद वांग जी तो वहीं बैठा रहा, मगर साओ सिंचन और सुयांग हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। ऑपरेशन के बाद वेवुशियान को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। पूरी रात बीत जाती है। सुबह कहीं जाकर वेवुशियान को होश आता है और वांग जी उतने देर में बस वहीं कॉरिडोर में घूम रहा था और कभी कभी वह गार्डन में चला जा रहा था। उसके आंखों के सामने वेवुशियान के साथ सारी मुलाकातें एक फिल्म की तरह चल रही थी कि कैसे वह वेवुशियान के पास गया था, उसे गले से लगाया था, उसके माथे को चूमा था और वेवुशियान एक माफिया होने के बावजूद कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर किस तरीके से वेवुशियान उसके ऑफिस में आया था और वह वांग जी को स्टॉक कर रहा था। जब वांग जी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया तो उसने उसे कुछ नहीं कहा और बस यूं ही चला गया अपनी निगाहें झुकाकर। और अब उसी माफिया का आखिरी शब्द, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, जब मैं मर जाऊंगा तो चले जाना, याद करके वांग जी के दिल में एक गहरी टीस उभर रही थी जिसे वांग जी समझ नहीं पा रहा था। वह बस इस वक्त यही चाहता था कि वेवुशियान ठीक हो जाए। आखिरकार वो रात गुजर जाती है और वेवुशियान को होश आ गया। यह देखकर सुयांग दौड़ता हुआ वांग जी के पास आता है। वांग जी ने बस इतना पूछा क्या हुआ सुयांग। सुयांग ने कहा वह ठीक है, उसे होश आ गया है। वांग जी ने एक लंबी सांस ली और कहा थैंक गॉड, उसे होश आ गया है। डॉक्टर वह दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और एक बार फिर से कंफर्म करता है वेवुशियान की हालत। डॉक्टर ने कहा उन्हें होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर हैं, मगर उनका ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, इसी वजह से उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इस पर वांग जी ने कहा मैं इन्हें संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए वांग जी से कहता है सर ये तो पुलिस केस है ना। वांग जी ने घूर कर उसे देखा और कहा मैं इसे संभाल लूंगा, तो क्या मैं इन्हें आज ले जा सकता हूँ। डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, उसने कहा मगर आज ही इनका ऑपरेशन हुआ है। इस पर वांग जी ने कहा मेरे मेंशन में सारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो मैं इन्हें ले जाना चाहता हूँ। इस पर डॉक्टर ने कहा लेकिन आप 3 दिनों बाद ही इन्हें ले जा पाएंगे, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। वांग जी ने कहा 3 दिन, चलिए कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक वेट कर लेता हूँ। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सुयांग और साओ सिंचन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं वांग जी क्या तुम्हें इन्हें अपने मेंशन में रखने वाले हो। वांग जी ने कहा हाँ। इस पर सुयांग और साओ सिंचन कुछ नहीं कहते हैं और वांग जी कहता है अब तुम ऑफिस जाओ और तुम्हें यहाँ से जाना भी तो होगा, पर हम तुम्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। वांग जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी को रख लूँगा, अब तो वो खतरे से बाहर है ना, बाकी सारी चीज़ें उसकी सिक्योरिटी सब मैं देख लूँगा, तुम सब अपने काम पे जाओ, अब तुम्हें समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुयांग ने वांग जी की तरफ अपना पाउटी लिप्स बनाते हुए कहा हम तुम्हारे ऊपर समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या तुम हमारे बारे में बस इतना ही सोचते हो। वांग जी ने कहा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कंपनी तुम लोगों पर ही डिपेंड है, अगर तुम लोग ऐसे ही छुट्टियां मनाते रहे तो फिर मेरी कंपनी का क्या होगा। साओ सिंचन ने मुस्कुराते हुए कहा तो फिर बॉस छुट्टियां मनाए उसका क्या। वांग जी ने कहा बॉस छुट्टियां नहीं मनाएगा, बॉस अपना काम यहीं से हैंडल कर लेगा। इस पर सुयांग ने कहा ठीक है हम चलते हैं। सुयांग और साओ सिंचन वहां से चले जाते हैं। वांग जी अब उस रूम में आता है और वेवुशियान को देखता है जिसे होश आ गया था मगर अभी वह सोया हुआ था। वेवुशियान जब अपनी नींद की गहराइयों से जगता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वांग जी का खूबसूरत चेहरा था। वह वांग जी से कुछ कहना चाहता था मगर वांग जी ने उसे रोकते हुए कहा तुम ठीक हो, तुम्हें यहाँ लेकर मैं आया हूँ और अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। उसकी आवाज़ में एक गहराई थी जिसने वेवुशियान को कुछ कहने से ही रोक दिया। वांग जी वहाँ से उठता है और फिर बाहर की तरफ चला जाता है। वेवुशियान बस उसे अपनी उदास आंखों से जाते हुए देख रहा था।
उसे वांगजी का यूं उसे अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में वांगजी कुछ डॉक्टरों की टीम के साथ अंदर आता है, जिसे देख वेवुशियान थोड़ा घबरा गया। क्या ये सभी उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है? क्या इन्हें पता है कि वो एक माफिया है? तभी वेवुशियान की नज़र वांगजी पर पड़ती है। वांगजी ने वेवुशियान की तरफ देखा, जैसे कि वह उसे आश्वासन दे रहा हो कि सब ठीक है। खैर, डॉक्टरों की टीम ने उसे चेक किया और फिर वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लैन, ये ठीक है, पर अभी इन्हें ठीक होने में 1 महीने लगेंगे, और कहकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वांगजी ने वेवुशियान की तरफ देखा और कहा, डोंट वरी, यहाँ आपके बारे में कोई नहीं जानता है और ना ही आपकी कोई बात बाहर जाएगी। यहाँ किसी को नहीं पता है कि माफिया वेवुशियान का इलाज चल रहा है। उन्हें बस यही पता है कि लेंस के किसी रिलेटिव का इलाज हो रहा है। वांगजी की बातें सुनकर वेवुशियान की जान में जान आती है, मगर अभी वह वांगजी से अपनी निगाहें नहीं मिला पा रहा था। वांगजी ने कहा, तुम आराम करो, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ, जल्द ही मिलूँगा। वेवुशियान कुछ नहीं कह पाया। वांगजी वहाँ से चला गया। नर्स आती हैं, वेवुशियान को दवा देती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। वेवुशियान के पास कुछ करने को तो था नहीं, वो बस पूरे दिन वैसे ही लेटा रहा। इधर सुयांग मैंसन में पूरी तैयारी कर लिया था। सुयांग, जो इस वक्त वांगजी के केबिन में ही बैठा था और अपनी अजीब नज़रों से वांगजी को देख रहा था। वांगजी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने पूछा, सारी तैयारी हो गई है? सुयांग ने कहा, हो गई है, पर तुमने मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। किसका आंसर नहीं दिया? वांगजी ने भी अपनी निगाहें उठाई और सुयांग की तरफ घूरते हुए कहा। सुयांग ने अपनी बातों को जारी रखा और कहा, यही कि तुम वेवुशियान को अपने मेंशन क्यों ले जाना चाहते हो, जबकि उसकी अच्छे से देखभाल हॉस्पिटल में तो हो ही रही है। मैं उसकी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, वांगजी ने अपनी धीमी मगर गहरी आवाज़ में कहा। मगर वो वहाँ सेफ है। तभी वांगजी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, पर वो मेरे मेंशन से सेफ कहीं भी नहीं है। बात 1 या 2 दिन की नहीं है, बात 1 महीने की है वांगजी। वांगजी ने कहा, तभी तो मैं चाहता हूँ वो मेरे मेंशन में रहे, पर वो माफिया है वांगजी, तुम्हें पता है ना? वांगजी ने कहा, सुयांग, तभी तो मैं उसे अपने मेंशन में रखना चाहता हूँ। तभी सुयांग ने वांगजी को अपनी शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, कहीं ये दिल का मामला तो नहीं है वांगजी? वांगजी, जिसकी उंगलियां भी पेपर वेट से खेल रही थी, अचानक से उसकी उंगलियां रुक गईं। उसने सुयांग की आंखों में झांक कर देखा और कहा, शायद तुम ठीक समझ रहे हो। और वांगजी मुस्कुरा पड़ा। सुयांग तो हैरानी से वहीं बैठा रहा, जब तक कि उसके कानों में केबिन के डोर की बंद होने की आवाज़ नहीं आती है। उसने कहा, वांगजी रुको रुको, मुझे और भी बहुत कुछ पूछना है। मगर वांगजी अब कहाँ रुकने वाला था, वह केबिन से बाहर चला गया। इधर हॉस्पिटल में वेवुशियान बस लेटे लेटे सीलिंग की तरफ देख रहा था। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और वांगजी अंदर आता है। वेवुशियान अपने ख्यालों में ही गुम था, उसे वांगजी के आने का आभास ही नहीं हुआ। वांगजी कुछ पल तो वेवुशियान को यूं ही देखता रहा, मगर जब समय ज़्यादा हुआ तो उसके सब्र का बांध भी टूट गया। उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, क्या ये छत तुम्हें इतना पसंद आ गया है कि तुम उसमें खो ही गए हो? अब जाकर कहीं वेवुशियान की नज़र सामने वांगजी पर पड़ती है। वह छिप गया और अपनी इस हालत को छिपाने के लिए इधर उधर देखने लगा। वांगजी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई, मगर उसने खुद को कंट्रोल में रखते हुए कहा, अब तुम ठीक हो? वेवुशियान नॉर्मल हो गया। उसने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, कुछ चाहिए? वेवुशियान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मेरा मोबाइल। वांगजी ने कहा, हाँ, वो मेरे पास है।
उस पर पता नहीं कितने कॉल्स आए हैं, मैंने किसी को भी रिसीव नहीं किया है। यह कहते हुए वांगजी ने वेवुशियान की तरफ उसका मोबाइल बढ़ा दिया। वेवुशियान ने उसे पकड़ा ही था कि उस पर कॉल आ गया। वेवुशियान ने सामने वांगजी की तरफ देखा और फिर अपने मोबाइल की तरफ, मानो वह उससे इजाज़त मांग रहा हो कॉल को रिसीव करने की। वांगजी ने भी मामले की नजाकत को समझते हुए वहां से जाना ही उचित समझा। वेवुशियान ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर आप कहाँ हैं? मैं कितना परेशान हो गया था। कॉल नी हुसैन की थी। वेवुशियान ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर आपकी आवाज़ तो ठीक नहीं लग रही है। नी हुसैन ने आगे कहा। वेवुशियान ने कहा, मेरी आवाज़ ठीक है। नी हुसैन ने आगे पूछा, आप कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है। वेवुशियान ने कहा, मैं ठीक हूँ, और बस तुम यही जानो कि मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा, उसके पहले तुम मुझे कॉल मत करना। आप ठीक तो हैं ना सर? नी हुसैन ने एक बार फिर घबराते हुए पूछा। वेवुशियान ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद उसने अपना कॉल कट कर दिया। नी हुसैन भी समझ गया कि अब वेवुशियान कॉल रिसीव करने वाला नहीं है, मगर उसे यह जानकर खुशी हुई कि वेवुशियान ठीक है। वह उनसे पूरी बातें जानना चाहता था, मगर वेवुशियान के न चाहते वह उसे कॉल नहीं कर सकता। कुछ समय बाद उस रूम में डॉक्टर और नर्स के साथ वांगजी की एंट्री होती है। वांगजी वेवुशियान को चेक करता है और फिर वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। मैंने मेंशन में जाकर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देख ली है, और साथ ही मेरी डॉक्टरों की टीम भी वहाँ टाइम विजिट करती रहेगी। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन बाद इन्हें लेकर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, और फिर वहाँ से चले गए। वांगजी अब फिर वेवुशियान के पास बैठा रहता है। वेवुशियान उसे सवालिया निगाहों से देखता है। वांगजी ने कहा, कुछ कहना चाहते हो? वेवुशियान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी ने कहा, यही कहना चाहते होंगे ना कि मैं तुम्हें यहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ? वेवुशियान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी ने कहा, मैं यहाँ से तुम्हें अपने मेंशन ले जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जब तक ठीक ना हो जाओ मेरे मेंशन में रहो। वेवुशियान ने कहा, मगर क्यों? वांगजी ने कहा, इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि गोली तुम पर मैंने ही चलवाई है, और जब तुम मेरे मेंशन में रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गोली मैंने तुम पर नहीं चलवाई है। वेवुशियान ने कहा, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझ पर गोली नहीं चलवाई है। वांगजी ने कहा, मानने से क्या होता है, मुझे प्रूव भी तो करना होगा। और वह हंसते हुए कह रहा था। उसकी हंसी वेवुशियान को बहुत अच्छी लगती है। वह कुछ कहना चाहता था। वह कहना चाहता था कि तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, मगर उसने नहीं कहा और हिम्मत करके आगे पूछा, मगर मेंशन में तुम्हारी फैमिली मुझे अलाउ करेगी रहना? वांगजी ने कहा, वो मेरा मेंशन है, मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली वही करती है जो मैं करता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है मैं कभी कुछ गलत नहीं करता। जो करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। वेवुशियान ने आगे कहा, मगर मैं माफिया हूँ। वांगजी ने कहा, मुझे माफिया से डर नहीं लगता है। क्यों, तुमने देखा नहीं? वेवुशियान कुछ नहीं कहता है। उसने अपनी निगाहें झुका ली। वांगजी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है हम भूल जाते हैं, और आज से अभी से मैं तुम्हारे साथ दोस्ती की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? वेवुशियान की तरफ वांगजी ने अपनी आशा भरी निगाहों से देखा। वेवुशियान ने भी वांगजी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी चाहता हूँ। इसके बाद वांगजी ने कहा, तो फिर ठीक है, 2 दिन बाद से तुम मेरे मेंशन में रहोगे, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मेरे मेंशन में ही रहोगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हाँ, इस बीच तुम अपने माफियाज वाले काम से दूर रहोगे। वेवुशियान ने कहा, ठीक है। अब वांगजी वेवुशियान के पास अक्सर आता जाता रहता है। कुछ देर वेवुशियान के पास रहता है और फिर चला जाता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि उसे अपने ऑफिस को भी संभालना है और वेवुशियान को भी।
वह इन दोनों चीज़ों में मैनेज करने की कोशिश करता है। कभी कभी वह अपने काम को विभूषियान के पास से भी करता है और विभूषियान वांगजी से ज़्यादा बातें नहीं करता है, वह बस वांगजी को देख रहा था। आखिरकार इस तरीके से 2 दिन बीत गए। वांगजी अभी विभूषियान के पास बैठा हुआ था कि तभी सुयांग आता है और कहता है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, अब हम इन्हें लेके जा सकते हैं। तभी एक नर्स एक व्हील चेयर लेकर आती है, क्योंकि विभूषियान के पैर में चोट लगने की वजह से वह चल नहीं सकता। वांगजी ने विभूषियान की तरफ देखा और फिर कहा, तो कुछ दिन तक आपको इसी व्हील चेयर का ही सहारा लेना होगा। तभी सुयांग कहता है, मैं इन्हें उठाकर बिठा दूं? वांगजी ने घूर कर देखा और वह विभूषियान को खुद ही अपनी गोद में उठाता है और फिर ले जाकर उस व्हील चेयर पे बिठा देता है। विभूषियान शर्मा गया था, उसने अपनी निगाहें झुका ली थी और सुयांग को विभूषियान का इस तरीके से बर्ताव करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने वांगजी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और वांगजी को विभूषियान की तरफ देखने को कहा। वांगजी ने भी विभूषियान की तरफ देखा, जिसके चिक्स अब पूरे तरीके से रेड हो चुके थे। वांगजी ने उसके लाल हुए गालों को देखा और कहा, क्या हुआ, तुम्हें फीवर है क्या? विभूषियान कुछ नहीं कहता है, वह हड़बड़ा जाता है। उसने कहा, नहीं, मुझे फीवर तो नहीं है। वांगजी ने उसके गालों को सुयांग के सामने ही टच किया और कहा, ये तुम्हारे चिक्स इतने रेड हो रखे हैं ना, तो फिर मैं क्या कहूँ। विभूषियान हड़बड़ा गया और वांगजी ने अपने हाथ वहां से हटा लिए और फिर विभूषियान को लेकर चलने लगा। सुयांग को वांगजी की ये हरकत बहुत ही अजीब लगी, बहुत ही ज्यादा अजीब। उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया। उसको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांगजी सबके सामने, उसके सामने, वांगजी उसके सामने विभूषियान से इस तरीके से फ्लर्ट करेगा। वह अपने दोस्त के इस रूप को देखकर हैरान था, मगर वांगजी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह विभूषियान को लेकर बाहर आने लगा। बाहर आते ही सभी गार्ड्स ने विभूषियान और वांगजी और सुयांग को घेर लिया, जिससे वो तीनों किसी की नजर में नहीं आते हैं। कार के पास आकर वांगजी ने एक बार फिर विभूषियान को गोद में लिया और कार में बिठा दिया, साथ में खुद भी बैठ गया। उस कार को सुयांग ही ड्राइव कर रहा था। कुछ ही मिनटों में वह लान मेंशन के बाहर खड़े थे। लान मेंशन के अंदर जाने के लिए भी वांगजी ने विभूषियान को गोद में उठा लिया। विभूषियान ने धीरे से कहा, कितनी बार तुम मुझे गोद में उठाओगे? यहाँ व्हील चेयर है ना? वांगजी ने कहा, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ हो। और फिर वह विभूषियान को अंदर की तरफ ले जाने लगा। विभूषियान बस वांगजी की आंखों में ही देखे जा रहा था। विभूषियान जब अंदर जाता है तो सभी सर्वेंट्स उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वह वांगजी की गोद में था और कोई भी वांगजी के इतना करीब आज तक तो नहीं आया था। यही बात सभी सर्वेंट्स को हैरानी में डाल देती है। खैर, जो भी हो, वांगजी ने विभूषियान को एक रूम में लाकर लिटा दिया। वह रूम पूरे मेडिकल इक्विपमेंट से भरा हुआ था। जो जो चीज़ विभूषियान के लिए जरूरी थी वो सब था वहाँ पे। विभूषियान ने आश्चर्य से वांगजी की तरफ देखा और कहा, ये तो एक मिनी हॉस्पिटल जैसा लग रहा है। वांगजी ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए मैंने इसे तैयार किया है। विभूषियान वांगजी की इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसका मन वांगजी को गले से लगाने को कर रहा था, मगर वह वांगजी को अपनी इस फीलिंग के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं जानता वांगजी किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेगा। खैर, सब कुछ सेट हो जाता है और सुयांग भी वांगजी से विदा लेकर वहाँ से हीलिंग की तरफ निकल जाता है। उसके साथ साओ सिंह चैन था। साओ सिंह चैन ने सुयांग से कहा, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? सुयांग ने कहा, पता नहीं, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? साओ सिंह चैन ने कहा, नहीं पता, पर इतना तो है, वांगजी जिस तरीके से उसके साथ सॉफ्ट है, विभूषियान ने उसके दिल में अपनी जगह बना ही ली होगी।
मगर वो एक माफिया है। साहु सिंह चैन ने कहा, तो क्या हुआ, वो एक इंसान भी है तो है। देखा ना कितना इनोसेंट लग रहा था। विभूषण को तुम इनोसेंट कह रहे हो? साहु सिंह चैन ने कहा, हाँ बिल्कुल। सुयांग ने कहा, देखा रही क्लब वाली नाइट, वो कितना खूंखार लग रहा था। साहु सिंह चैन ने कहा, वो तो उसका माफिया वाला रूप था, ये तो एक सिंपल स्वीट पर्सन लग रहा है। मैं उससे बातें करना चाहता था, मैं उससे फ्रेंडशिप भी करना चाहता था। सुयांग ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। मुझसे तुम जितना चाहो उतना बातें करो, मुझसे तुम जितना चाहे उतना फ्रेंडशिप करो, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। साहु सिंह चैन ने कहा, तुम तो हर वक्त जलते रहते हो, पता नहीं क्या ही होगा तुम्हारा। इसके बाद वह वहां से और इधर वांगजी विभूषण के पास आता है और कहता है, तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, और हाँ, सर्वेंट्स तुम्हारे पास ही रहेंगे और साथ में मैं भी। विभूषण ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी ने कहा, इतना कुछ करके ही तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने तुम पर गोली नहीं चलवाई है। विभूषण ने कहा, तुमने मुझे बचाया, इसी से पता चलता है कि तुमने मुझ पर गोली नहीं चलवाई है। इस पर वांगजी ने कहा, नहीं, जब तक तुम खुद ठीक ना हो जाओ, अपने पैर पर चलने ना लगो, मैं नहीं मानता कि तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। इसीलिए तुम्हें अब यहीं रहना है और मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। विभूषण अपने उस रूम को देखता है। हालांकि सारी मेडिकल इक्विपमेंट से भरा वो रूम पूरा एक मिनी हॉस्पिटल ही लग रहा था, मगर फिर भी वो उसे अपनापन महसूस करा रही थी। वांगजी ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वांगजी अपने रूम में जाता है और अपने सभी इम्पोर्टेंट फाइल्स और अपना लैपटॉप लेकर विभूषण के उसी रूम में ही शिफ्ट हो जाता है। विभूषण ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम यहीं पर मेरे सामने? वांगजी ने कहा, मेरा घर है, मैं जहाँ मन करे वहाँ रहूँगा। अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं रहा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें किस चीज़ की कब क्या ज़रूरत है। इसके बाद वह उठता है और फिर अपने लैपटॉप में कुछ काम करता है। फिर नर्स आती है, विभूषण को चेक करती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात हो गई थी। विभूषण अभी हॉस्पिटल के ही कपड़ों में था, तो वांगजी उसके पास आता है और कहता है, चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ। विभूषण उसकी तरफ आश्चर्य से देखता है, मतलब वो कैसे? वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। इसके बाद वांगजी जाता है, एक टब लाता है और उसमें सॉफ्ट टॉवेल रख देता है और फिर विभूषण के उस हॉस्पिटल वाले कपड़े को खोलने लगता है। विभूषण आश्चर्य से वांगजी की तरफ देखता है। विभूषण का एक हाथ ठीक था, अपने हाथों से वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है। वांगजी ने कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत नर्स हायर करूं, जो तुम्हारे कपड़े उतारे, तुम्हें स्पंजी बात दे? कहते हुए वांगजी विभूषण को घूर रहा था। विभूषण सहम सा गया, उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब तो वांगजी बस उसके कपड़े उतार रहा था और विभूषण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांगजी उसके कपड़े निकाल रहा था और साथ ही साथ उसके चेहरे की तरफ भी देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि विभूषण का चेहरा इस वक्त बहुत ही क्यूट, एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। उसने विभूषण के कपड़े को निकाल दिया और फिर विभूषण को स्पंज बात देने लगा। उसने उसके बॉटम वेयर को भी निकाल दिया, मगर वहाँ पर उसने एक तौलिया बिछा दिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। अपनी आंखें बंद करके ही उसने विभूषण के पूरे शरीर को क्लीन किया और फिर इसके बाद उसे अच्छा सा एक नाइट सूट पहना दिया। वांगजी ये सब करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब विभूषण देखता है कोई हलचल नहीं हो रही थी, तो उसने अपनी आंखें खोल ली। उसे सामने वांगजी नहीं दिखाई पड़ रहा था, मगर विभूषण को बहुत शर्म आ रही थी, इतनी शर्म कि कहीं कुछ मिले
और वह उसमें डूब जाए, मगर वह ऐसा नहीं कर सकता है। उसने अपनी आंखें एक बार फिर मीच ली और शर्मा के अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। काफ़ी देर हो जाता है, वह अब रिलैक्स हो गया था। तभी वांगजी आता है, उसके हाथ में एक बाउल था। वह वेवुशियान के सामने बैठता है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने की कोशिश करता है। वेवुशियान ने कहा, ये मैं कर लूँगा, मैं अपने लेफ्ट हाथ से भी अपना काम कर लेता हूँ। जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें लेकर आया हूँ, तुम्हारी सेवा करना मेरा फ़र्ज है जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाते हो। वेवुशियान कुछ नहीं कहता है, उसे वांगजी की ये सारी अटेंशन अच्छी लग रही थी। वांगजी ने वेवुशियान को वह सूप पिलाया, मगर वह सूप वेवुशियान को ज़्यादा रास नहीं आ रहा था। उसने वह अपना चेहरा आड़ा टेढ़ा बनाता हुआ उसे पी रहा था। वांगजी समझ गया था कि उसका सूप उसे पसंद नहीं आ रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन तक तो ये तुम पी लो, ये तुम्हारे लिए हेल्दी है, फिर तुम जैसा कहोगे वैसा खाना मैं तुम्हें लाकर खिलाऊंगा। वेवुशियान भी क्या करता, मन मार कर वह सूप पी लेता है। इसके बाद वांगजी फिर से नर्स को बुलाता है और उससे दवाइयाँ लेकर वेवुशियान को खिला देता है और वेवुशियान को लिटा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वेवुशियान उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के कॉर्नर से कुछ आंसुओं की बूंदें गिरने लगती हैं। लाइफ में पहली बार उसकी कोई इतनी केयर कर रहा था, तो वो क्यों ना रोए। ये आंसू उसके खुशी के आंसू थे। वह यही तो चाहता था, कोई हो जो उसकी केयर करे, उसको अपना फील कराए, और वांगजी वो सब कर रहा था। उसका मन आज बहुत हल्का था। उसने अपने मन में कहा, मुझे पता है ये सब बस कुछ दिनों के लिए है, पर मैं इन सब को फील करना चाहता हूँ। थैंक यू वांगजी, मेरी लाइफ में आने के लिए। और फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और वेवुशियान आंखें बंद कर लेता है और नींद की गहराइयों में चला जाता है। जब वह सो जाता है तो वांगजी एक बार फिर उसके पास आता है और फिर उसके बालों में अपना हाथ फिराते हुए कहता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे क्या लगते हो, पर जो भी हो मुझे सुकून मिलता है तुम्हें ऐसे सुकून से सोता हुआ देखकर। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वह बाहर जाकर मोबाइल पर किसी से बातें करता है और वापस वेवुशियान के रूम में आता है, लैपटॉप पर काम करता है और फिर वही काउच पर सो जाता है। मॉर्निंग में वांगजी की आंखें सबसे पहले खुलती हैं। वह अपनी फाइलों को और लैपटॉप को समेटता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वेवुशियान पूरी रात नहीं जगा था। यह सोचकर ही वांगजी के दिल में एक सुकून सा था। वह जाता है और फिर फ्रेश होता है और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर वापस चला आता है। फिर जैसे ही वह वेवुशियान के कमरे में आता है, एक मेड आकर उसे फिर से ब्रेकफास्ट दे देती है। ब्रेकफास्ट में भी वेवुशियान को वह सूप ही पीना था। वांगजी सूप अपने हाथ में लेता है और फिर वेवुशियान को पिलाने लगता है। वेवुशियान तो बस वांगजी को ही देख रहा था, क्योंकि वांगजी हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे यूं ही ऐसे देखने वाले हो? वेवुशियान कुछ नहीं बोलता है। वह बस अपनी आंखें नीची कर लेता है और फिर वांगजी के हाथ से वह सूप पीने लगता है, मगर आज भी वह अपने मुंह को इधर उधर ही कर रहा था। वांगजी ने फिर कहा, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। फिर सूप खत्म हो जाने के बाद वह वेवुशियान की तरफ देखता है और कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्द ही लौट आऊँगा, मगर तब तक तुम आराम करना। और हाँ, कुछ भी ऊल जुलूल सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नर्स हैं जो यह देखती रहेंगी कि तुम सोए हो या कुछ सोच रहे हो, और मैं चाहता हूँ तुम अपनी नींद पूरी लो ताकि जल्दी से रिकवर हो जाओ। और वह वहाँ से चला जाता है। वह आज ऑफिस में थोड़ी देर तक रहता है और जैसे ही ऑफिस का वो काम खत्म होता है, वह अपने अपने मेंशन के लिए निकल पड़ता है। सभी स्टाफ मेंबर हैरान थे, क्योंकि वांगजी देर रात तक वर्क करने वालों में से था। वह कभी भी अपने वर्क के ख़त्म होने का वेट नहीं करता था। मेंशन में आता है,
वेबुशियान के पास जाता है तो देखता है कि वेबुशियान यूं ही बेड पर पड़ा हुआ था। अभी वह जगा था। उसने नर्स से पूछा था दोपहर में कि वेबुशियान ने लंच किया या नहीं किया। नर्स ने उसे सब कुछ बता दिया था। इस वजह से वह रिलैक्स था कि वेबुशियान ने अच्छे से अपनी दवाई ली और अपना खाना खाया। फिर वह वेबुशियान की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी, क्या तुम फिर सोना चाहते हो? वेबुशियान ने अपना सर ना में हिला दिया क्योंकि वह दोपहर में एक बार सर्वेंट के साथ गया था। वांगजी ने कहा, फिर ठीक है। वांगजी आता है, वेबुशियान के रूम में ही आकर बैठ जाता है। वेबुशियान से वह कुछ बातें नहीं करता है। वह अपनी फाइलों में उलझा रहता है, मगर वेबुशियान की तरफ एक एक नज़र देखता रहता है। और वेबुशियान भी जब देखता है कि वांगजी अपनी फाइलों में उलझा है तो वह भी वांगजी की तरफ देखता है, मगर उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। दोनों तरफ ही साइलेंट था, मगर वो साइलेंट एक दूसरे के लिए सुकून फील करा रहा था। वांगजी फिर उठता है और फिर वेबुशियान के लिए डिनर लेकर आता है। डिनर में भी वेबुशियान के लिए वही सूप था और वेबुशियान एक बार फिर अपने चेहरे का नक्शा बनाता बिगाड़ता हुआ उस सूप को फाइनली पी ही लेता है। अब इसी तरीके से दिन बीतने लगे थे। वांगजी वेबुशियान के पास आता, उसकी केयर करता और फिर ऑफिस चला जाता। उन दोनों में ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी, मगर वो साइलेंस ही उनके बीच एक अलग सा रिलेशन बना रही थी। उनका रिश्ता इतना गहराता जा रहा था कि वह दोनों एक दूसरे को देखे बगैर रह भी नहीं पा रहे थे। वांगजी ऑफिस में पूरे दिन रहता है, मगर उसे वेट रहता है कब उसका काम खत्म हो और वह वेबुशियान के पास जाए। और इधर वेबुशियान भी वांगजी का वेट ही करता रहता था। आज वेबुशियान को वांगजी फिर स्पंज बात दे रहा था, मगर आज वेबुशियान कुछ अलग ही फील कर रहा था। वांगजी के हाथ जैसे जैसे उसके बॉडी पर मूव हो रहे थे, उसकी उंगलियां वेबुशियान के बॉडी से टच हो रही थी और वेबुशियान के दिल में एक अजीब ही हरकत हो रही थी। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। उसके दोनों हाथ उस बेड के बिस्तर को कस के जकड़े हुए थे। वह अपने ओठों को भी बंद कर लेता है क्योंकि वांगजी की उंगलियां जैसे जैसे उसके शरीर को टच करती हैं, वह अपने अंदर एक अलग सी ही बेचैनी महसूस करता है। उसे महसूस होता है कि उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हैं। वह पूरा शरीर अनजानी फीलिंग के साथ भर जाता है और धीरे धीरे वो अराउज होने लगता है। वांगजी भी अपनी आंखें बंद करके उसे स्पंज बात दे रहा था, मगर उसके प्राइवेट एरिया पर उसके हाथ जब टच होते हैं तो वह समझ जाता है। वेबुशियान की हालत, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह वेबुशियान के चेहरे को देखता है और उसकी हालत को भी, और धीरे से स्माइल करता है। और फिर अचानक से उस रूम की पूरी लाइट ऑफ हो जाती है और फिर वांगजी वेबुशियान के शरीर को एक बार फिर टच करता है और वेबुशियान के मुंह से सिसकियां निकलने लगती हैं। हिट ऑफ द मोमेंट दोनों बहक जाते हैं और फिर वांगजी ही वेबुशियान को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद वेबुशियान लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और वांगजी यूं ही वेबुशियान के ऊपर एक चादर डालकर उस रूम से बाहर चला जाता है और किसी को भी उस रूम के अंदर आने के लिए मना कर देता है। काफ़ी देर हो जाती है। जब वेबुशियान थोड़ा नॉर्मल होता है तो वह अपनी आंखें खोलता है। उसका चेहरा घबराया हुआ सा था क्योंकि वह अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वांगजी एक बार फिर अपने हाथ में वेबुशियान के लिए एक कपड़ा लेकर आता है और फिर वेबुशियान को पहना देता है। वेबुशियान ने अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहा, सॉरी, और इससे पता चलता है कि वेबुशियान रोया हुआ था और उसकी आंखों के आंसू उसके कॉर्नर से निकल रहे थे। वांगजी उसके पास आता है, उसके सर पर अपना हाथ फिराता है
और फिर कहता है इट्स ओके, ये नॉर्मल है। वेबुशियान आंखें खोलकर वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी के उस एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर समझ नहीं पाता है कि वांगजी उस पर गुस्सा है या नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर वांगजी का फेस ऐसे ही रहता है। वह वांगजी के एक्सप्रेशन समझ नहीं पाता है। वांगजी ने उसके बालों में हाथ फिराया और कहा, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वेबुशियान के आंसुओं को पोंछता है, वेबुशियान के फोरहेड पर किस करता है, जिससे वेबुशियान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और फिर उसके ड्रेस को पहनाता है और फिर अपनी फाइलों में उलझ जाता है और वेबुशियान बस वांगजी को देख रहा था। इसी तरह धीरे धीरे उनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा वेबुशियान के साथ अब अक्सर होने लगा था। वांगजी के टच करते ही वह अराउज हो जाता था, मगर वांगजी इसे नॉर्मल तरीके से लेता था और उसे सेटिस्फाई करने के बाद अपने चला जाता था। वेबुशियान ने कई बार कहा कि वह वांगजी से बात नहीं लेगा, मगर वांगजी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वेबुशियान ने सोच लिया था कि वह वांगजी से स्पंज बात बिल्कुल नहीं लेगा। उसने कहा, मेरे दोनों हाथ सही हैं, मैं उनसे कर सकता हूँ। वांगजी ने वेबुशियान को घूर कर देखा और कहा, क्यों, क्या मैं अच्छे से नहीं करता हूँ? और वांगजी की ये डबल मीनिंग बात सुनकर वेबुशियान के चिक्स और ईयर्स दोनों रेड हो चुके थे। वह अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर लेता है और वांगजी जो करना चाहता है उसे करने देता है। अब तो वांगजी वेबुशियान को इस तरीके से छेड़ने भी लगा था, मगर उनके बीच बातें बहुत कम होती थी। बस एक दूसरे को टच करना ही उनकी आदत बन चुकी थी। खैर, अब समय बीतने लगता है और वेबुशियान भी अपने पैरों पर धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है और वेबुशियान के पट्टियां भी खुलने लगी थी। वेबुशियान अब धीरे धीरे चल भी पा रहा था, पर ये सब वह वांगजी के सामने जल्दी शो नहीं करता था। वांगजी के जाने के बाद वह खुद से ही उतर जाता था और धीरे धीरे अपने पैरों के मूवमेंट को चेक करता था। हालांकि अभी भी उसके पैरों में दर्द रहता था। वह उन पे ज़्यादा जोर नहीं देता था, कहीं उसके घाव फिर से न बढ़ जाएं, यही सोचकर, पर अब वह चल लेता था। आज वांगजी फिर वेबुशियान के पास आया था, मगर आज उसके हाथ में वो बाउल नहीं था। आज उसके हाथ में वेबुशियान का पसंदीदा खाना था। वेबुशियान को चटपटी चीज़ें बहुत पसंद थी, खासकर मिर्ची वाली, और वांगजी वही लेकर आया था। वेबुशियान ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या ये अलाउ है मुझे खाना? वांगजी ने कहा, मैंने डॉक्टर से बात की है, एक बार तो तुम खा ही सकते हो, आखिर इतने दिनों तक वो सूप पी पी कर तुम बोर जो हो गए हो। इसके बाद वह डिनर वेबुशियान को कराता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। वेबुशियान भी बहुत अच्छा फील कर रहा था। काफ़ी देर हो जाती है, वांगजी के रूम में फिर आता है और फिर अपने काम में लग जाता है। वांगजी देर रात तक अपना वर्क करता है, मगर आज कुछ ऐसा हुआ जिसने वेबुशियान की नींद ही उड़ा दी। वांगजी को रात में कॉल आया। इतने दिनों बाद पहली बार इतनी रात वांगजी को कॉल आया था। वांगजी उसे लेकर बाहर चला जाता है, मगर वेबुशियान, जो अब वांगजी पर अपना अधिकार ही समझने लगा था, उसे वांगजी से प्यार हो गया था और उसे लगता था कि वांगजी भी उसके लिए वही फीलिंग रखता है। बस वह उठता है और धीरे धीरे अपने कदमों से चलता हुआ वांगजी के पास जाने लगता है, क्योंकि वह जानना चाहता था इतनी रात को वांगजी को कॉल कौन कर रहा है, क्योंकि आज तक वांगजी कभी इतनी रात में बात नहीं करता है। उसे लगा कहीं वांगजी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही सोचकर वह वांगजी के पीछे जाता है, मगर वह देखता है कि वांगजी किसी से बात करके बहुत ज़्यादा हंस रहा है। इतना हंसता तो वह वेबुशियान के सामने भी नहीं था,
बस उसकी मुस्कुराहट ही वेवुशियान देख पाया था। उसे इस तरीके से खिलखिलाकर हंसते हुए देखना वेवुशियान के लिए एक अलग ही अनुभव था। वह देखता है वांग जी जिससे भी बातें कर रहा था, शायद वो उसका खास था। तभी वेवुशियान सोचता है वांग जी जिससे भी बात कर रहा है वह उसका बहुत खास है। यही सोचकर वह पीछे मुड़ता है कि वांग जी की आवाज़ आती है, यस बेबी, मैं तुम्हें लेने जल्द ही आऊँगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे और मैं फिर तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। प्लीज़ ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्द ही आऊँगा तुम्हें लेने। वांग जी की ये बातें वेवुशियान के दिल पर मानो छुरियां चला रही थी। वह बहुत तेजी से जाता है और फिर अपने बेड पर लेट जाता है। उसे रोने का मन कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने अपने मन में कहा, ये क्या उसकी वाइफ है? क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? वाइफ तो नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पता है, मगर क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? क्या वांग जी के पास गर्लफ्रेंड है? वांग जी इतने दिनों से मेरे साथ इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है? क्या क्या वो मुझे यूज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी आंखों में मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखा। और पहल तो मेरी तरफ से हुई थी ना, मेरी बॉडी ने ही उसकी डिमांड की थी। उसने तो कभी पहल नहीं किया। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ उसके बारे में। पर ये सब क्या था? वो मेरे इतना करीब क्यों था? क्यों? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? वेवुशियान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या क्या वो मुझसे सिंपैथी रखता है? क्या क्या सच में उसने मुझ पर गोली चलाई थी जिसकी वजह से वो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, जिसकी वजह से वह मुझसे सिंपैथी रखता है? आखिर एक माफिया के साथ कोई सिंपैथी क्यों रखेगा? क्यों? मैंने तो उसकी कोई हेल्प भी नहीं की है। क्या वो मुझे चीट कर रहा है? नहीं, वो मुझे चीट कैसे कर सकता है? उसने तो मुझसे कोई प्रॉमिस किया ही नहीं, तो फिर चीट करने वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं, वो मुझे चीट नहीं कर रहा है। मैंने ही अपने ख्यालों की दुनिया में उसके लिए इतनी जगह बना ली कि उसका जाना मुझे चीट करने जैसा लग रहा है। यहाँ उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ मैंने ही बिगाड़ा है। यह कहकर वह सिसकने लगता है, मगर तभी उसका डोर खुलता है और फिर वांग जी अंदर आता है। मगर वेवुशियान ने तब तक अपने आंखों के आंसुओं को साफ कर लिया था। वांग जी एक बार फिर अपनी फाइलों में उलझ जाता है और वेवुशियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह बड़ी मुश्किल से ही अपने आंसुओं को काबू कर पा रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक वहीं रहता है और फिर अपने रूम में चला जाता है और वेवुशियान पूरी रात बस रो रहा था, पूरी रात रो रहा था। मॉर्निंग होता है, वांग जी उसके पास आता है, उसे ब्रेकफास्ट कराता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं जल्द ही आऊँगा और तुम अच्छे से रहना। और वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मगर वेवुशियान के दिल में सुकून नहीं था। वह उठता है और किसी को मोबाइल पे कॉल करता है। कुछ देर बाद एक पर्सन आता है और वह इस वक्त डॉक्टर के यूनिफॉर्म में था। डॉक्टर को उसी हॉस्पिटल से भेजा गया था और फिर वह डॉक्टर वेवुशियान के रूम में चला आता है। वेवुशियान जब उसे देखता है तो कहता है, न्यूसेन, तुम आ गए। न्यूसेन ने कहा, सर, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ। आपको पता है, अगर उस लान वांग जी को पता चला ना कि आपने उसे चीट किया है, आपने उस डॉक्टर को जगह पर मुझे बुलाया है, तो वह आपको उठाकर बाहर फेंक देगा और इतने दिनों से जो आपकी फ्री की सेवा कर रहा है ना, वह सब कुछ एक ही दिन में वसूल कर लेगा। इतना खतरनाक है वो हम माफिया से ज़्यादा खतरनाक है। वेवुशियान मुस्कुरा पड़ता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जो कहा था तुम लेकर आए हो।
न्यूसेन ने कहा, हाँ मैं लेकर आया हूँ। तो फिर दो मुझे। न्यूसेन उसके सामने एक चेक पढ़ा देता है और वेवोशियान उसे लेता है और उस ब्लैंक चेक को वहाँ पर रख देता है। और फिर न्यूसेन से उसने कागज और पेन मांगा और उसमें कुछ लिखा और फिर न्यूसेन के साथ वह चला गया। उसे जाते हुए कोई रोक भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने सबको बता दिया था कि ये चेकअप के लिए जा रहे हैं और इन्हें वांगजी सर ने अपॉइंट किया है। क्योंकि न्यूसेन परमिशन लेकर आया था, अब वो परमिशन उसने कैसे लिया था ये तो वही जाने। और फिर वेवोशियान न्यूसेन के साथ वहाँ से चला जाता है। रात होती है। वांगजी एक बार फिर अपने मेंशन में था और चिल्ला रहा था, वो कैसे गया यहाँ पे? किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि वह सुबह से यहाँ पर नहीं है? तुम्हें ये बात तो मुझे इन्फॉर्म करनी ही चाहिए थी ना। तभी वो नर्स कहती है, सर मगर उन्होंने आपसे परमिशन ली है। वांगजी ने कहा, कैसे? मैंने उसे परमिशन कैसे दी है? मैंने किसी भी डॉक्टर को उसे ले जाने की परमिशन तो नहीं दी थी। तभी उस हॉस्पिटल के हेड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने खुद बताया कि आपने मुझसे कहा था और आपकी ही आवाज़ थी। वांगजी शॉक्ड रह जाता है और फिर उसे सारा माजरा समझ में आता है कि ये सब कुछ किया धरा वेवोशियान का ही था। फिर वह सबको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उसके मन में गुस्सा, उदासी सब एक साथ आ गई थी। वह फिर उसी कमरे में आता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे वहाँ वही चेक और वो पेपर नजर आता है। वांगजी ने कहा, ये चेक किसका है? वांगजी ने उस चेक को देखा और फिर उस लेटर को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, थैंक्स लान वांगजी, मेरी इतनी केयर करने के लिए। मैं कितनी बार भी तुम्हें थैंक्स करूं मगर वो कम ही होगा। तुमने जो मेरे लिए किया है वह कोई किसी के लिए नहीं करता है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी पे नहीं कर पाऊंगा। मैं पूरी जिंदगी देकर भी तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। इसलिए मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लो। ये ब्लैंक चेक है, इस पे तुम जितना चाहे उतना अमाउंट लिख सकते हो। वांगजी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने उस कागज को और उस ब्लैंक चेक को फाड़ते हुए कहा, मेरे प्यार और मेरी केयर का ये सिला दिया? बस एक कागज के टुकड़े को मुझे पकड़ाकर और यहाँ से चले गए। ना मुझसे कहा, ना कुछ सुना, ना मेरी बातें जानी और चले गए। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा? कभी नहीं। लान वांगजी कभी भी किसी के पीछे नहीं जाता है। गो टू हेल मिस्टर वेवोशियान, गो टू हेल। मैं आज के बाद से कभी ना तुम्हारी तरफ मुड़ कर देखूंगा और ना ही कभी तुमसे बातें करूंगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। वांगजी अभी तक वेवोशियान को भूल नहीं पाया था। उसके दिल में रह रह कर एक टीस उठती थी। इसी तरह 1 साल बीत गया था। वांगजी अभी तक वेवोशियान को भूल नहीं पाया था। उसके दिल में रह रह के टीस उठती थी। वह चाहता था वेवोशियान को ढूंढे, मगर फिर वेवोशियान का वो लेटर उसकी आंखों के सामने आ जाता था और उसका प्यार उसके ईगो पर भारी पड़ जाता था। वह उसे ढूंढने की इच्छा छोड़ देता है। 1 साल इसी कसमकस में बीत गया। वांगजी आज रात बहुत देर से मेंशन में आया था। उसे वेवोशियान की बहुत याद आ रही थी। वह अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वेवोशियान की यादों में खोए उसके पिक्स को ही निहार रहा था, जो कि उसने उस वक्त उसे खींचा था जब वेवोशियान सोया रहता था। कि अचानक से उसके मोबाइल की स्क्रीन फ्लैश होने लगती है। वांगजी के चेहरे पर बड़ी ही स्माइल आ जाती है। उसने कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कैसे हो तुम? वांगजी ने कहा, मैं ठीक हूँ गगा, आप कैसे हो? दूसरी साइड से आवाज आती है, वांगजी मैं गोसू आ रहा हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है गगा, आप जल्दी आइए, मैं आपका और साहू जी का वेट कर रहा हूँ। विंसी की छुट्टियां भी हैं, वह भी आ रही है। हम साथ में वक्त बिताएंगे गगा, कितना समय हो गया है हमारा साथ में वक्त बिताए। वांगजी ने एक्साइटमेंट में ये सारी बातें बोल दी। आज बहुत दिन बाद वह खुश था। उसने अपने एक्साइटमेंट में कहा, गगा आप कब आ रहे हो? आप टाइम बता दो, मैं आपको लेने आ जाऊंगा।
मगर वांग जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी साइड से आवाज आती है, मैं आ जाऊंगा। पर गगा, कुछ नहीं वांग जी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वांग जी अब बेसब्री से अपने गगा, अपने साव जी और अपनी नीस का वेट कर रहा था। उससे रात कटते नहीं कटती है, मगर वह सो जाता है। सुबह एक आवाज तेज तेज से आ रही थी, अंकल अंकल कहाँ हो आप? वांग जी अपने रूम में से आ गया और सामने देखा तो वेंसी थी। वेंसी, कब आई हो तुम? वेंसी ने कहा, कल ही आई थी गगा, मगर सुयांग और साओ अंकल ने मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया और ना आपको बताने दिया कि मैं आ गई हूँ। अच्छा, अभी कहाँ है वो दोनों? दोनों आपका वेट कर रहे हैं, चलिए ना। वेंसी जो अभी वांगजी के रूम के बाहर ही थी, वांगजी का हाथ पकड़कर सुयांग और साओ सिंचैन के पास लाती है। सुयांग ने कहा, कैसे हो वांगजी और तुम्हारा माफिया? वांगजी ने घूर कर सुयांग को देखा। सुयांग अब अक्सर वांगजी को माफिया के नाम से चिढ़ाता रहता था। वह जानता था वांगजी का वो माफिया उसे छोड़कर चला गया है, मगर सुयांग को तो बस अपनी ही पड़ी रहती थी। वह बस बकबक किए जा रहा था, जब तक कि साओ ने उसके मुंह पर अपना हाथ नहीं रख दिया। सुयांग साओ से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। साओ ने कहा, सुयांग, और चुप रहो तुम। फिर वह वांगजी की तरफ देखता है और जो थोड़ा सा सैड हो गया था, उसने कहा, ये तो ऐसे ही है ना वांगजी, तुम जानते हो, प्लीज सैड मत हो। वांगजी ने कहा, मैं कहाँ सैड हूँ, मैं उसे कब का भूल गया। तभी एक आवाज आती है, ओह यहाँ तो पूरी पलटन तैयार बैठी है। सब उस आवाज की तरफ घूम जाते हैं। खगा, डैड! वांगजी और वेंस और दौड़कर सी चैन के गले से लग जाते हैं, जिसकी वजह से सी चैन का हाथ पकड़े वेंचिंग थोड़ा डर कर पीछे हो जाती है। सी चैन ने कहा, वांगजी, वेंचिंग डर रही है। और वांगजी और वेंसी झट से सी चैन से दूर होकर वेंचिंग की तरफ देखने लगते हैं, जो उन्हें ही देख रही थी। वांगजी ने उन्हें बो करते हुए कहा, कैसी हैं साओ जी? मगर वेंचिंग कुछ नहीं बोलती है। तभी वांग तभी वांगजी एक चॉकलेट वेंचिंग की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये आपके लिए है। वेंचिंग खुश हो जाती है और वांगजी के हाथ से चॉकलेट लेते हुए कहती है, हम फ्रेंड हैं। वांगजी ने कहा, हाँ हम फ्रेंड हैं, और अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी वेंसी भी अपने हाथ से एक चॉकलेट वेंचिंग की तरफ बढ़ाती है। मॉम, ये आपके लिए। वेंसी की आंखों में इस वक्त आंसू आ गए थे। वेंसी की तरफ देखकर वेंचिंग ने कहा, मत रो, मैं तुम्हारा चॉकलेट नहीं लूंगी, मैं वैसे ही तुम्हारी मॉम रहूंगी। वेंसी दौड़कर अपने मॉम के गले से लग जाती है। वेंचिंग ने उसे हक बैक किया। तभी सुयांग और साओ सिंचैन वहां आ जाते हैं और वेंचिंग और सिचैन को बो करते हैं। वांग जी सभी को अंदर ले जाता है। आज का पूरा दिन वैसे ही सबके साथ हंसी खुशी बीत गया था। वेंचिंग पूरा दिन वेंसी के साथ खेल रही थी। वेंसी अपनी माँ का बहुत ख्याल रख रही थी और वेंचिंग भी यहाँ आकर बहुत खुश थी। साओ सिन चैन और सो यांग रात के डिनर के बाद वहां से चले जाते हैं। सी चैन, वांग जी, वेंसी, वेंचिंग सभी सो रहे थे। वांग जी अपने रूम में था, वेंसी अपने मॉम के साथ और सी चैन अकेले सो रहे थे। तभी वेंसी की नींद खुल जाती है, क्योंकि वेंचिंग जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आशियान, आ जाओ आसियान, मेरे आसियान को मत मारो। आशियान, कहाँ हो तुम? वह हाफने लगती है। वेंसी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। वह उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। तभी वह दौड़कर अपने अंकल के रूम में चिल्लाते हुए जाने लगती है, अंकल अंकल, कहाँ हो आप, जल्दी आओ। शोर सुनकर सिचैन भी उठ जाते हैं। वह वांगजी के रूम की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें लगा कि वांगजी को कुछ हो गया है। तभी वांगजी भागता हुआ बाहर आता है। आज की स्टोरी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।